दोस्तों, आपने डार्क वेब के बारे में जितनी भी क्रीपी और वियर्ड चीजें सुनी है वो 100% ट्रू होती है। एंड स्पेशली वहां पर जो चीजें मिलती हैं वो इतनी ज्यादा खौफनाक होती हैं कि वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर सकती हैं। और आज की जो कहानी है वो एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि डार्क वेब से एक सामान खरीद के लाता है, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जो सामान खरीद के अपने घर पर ला रहा है वो अपने घर पर लानत को भी ला रहा था। ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा डरा देगी, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो साइमन था वो एक शौकीन कलेक्टर था। उसे पसंद था पुरानी विंटेज चीजें खरीदना, जैसे कि बहुत ही पुरानी पुरानी पेंटिंग्स, एंटिक सामान, पुराने कॉइन्स। एंड ये जो एंटिक्स आइटम खरीदना था ये उसकी एक हॉबी थी। लेकिन अब साइमन के पास बहुत ही सारी चीजें हो गई थी एंड उसे अब लगता था कि उसकी जो ये कलेक्शन है ये अब उसे एक्साइट नहीं करती बिल्कुल भी। उसे कुछ हटके चाहिए था जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ही हटके हो। और अब एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, उसके साथ कॉफी शॉप में बैठा होता है, तो वो अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसे आइटम्स ढूंढ रहा था इंटरनेट पे जो कि अपने कलेक्शन में ऐड कर सके। उसको कोई भी ऐसी एंटीक चीज नहीं मिल रही थी जो कि अब उसे एक्साइट करे। इसीलिए जो उसका दोस्त होता है वो उसे बताता है डार्क वेब के बारे में कि वहां पर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और वो इस दुनिया की हो या ना हो ये तो कुछ पता नहीं, पर ये चीजें तुम्हें शॉक जरूर कर देंगी एंड तुम इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो जाओगे। पर तुम्हें मेरी एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम जब डार्क वेब को सर्व करोगे तो तुम्हें अपनी प्राइवेसी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी लोकेशन वहां पर लीक ना हो जाए। क्योंकि डार्क वेब पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि तुम्हारे साथ बहुत गलत गलत काम कर सकते हैं। इसीलिए जब भी डार्क वेब को सर्व करो तो प्रॉपर उसकी नॉलेज के साथ ही उसे सर्व करना, नहीं तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। ये तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूं मैं। साइमन को लग रहा था कि वो कभी भी डार्क वेब को सर्फ नहीं करेगा, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है, वो भी अपने दोस्त के बताने पर। लेकिन जो उसके आइटम्स की जो खोज थी वो पूरी ही नहीं हो रही थी। वहां पर उसको कुछ भी एक्साइटेड नहीं मिल रहा था अपनी एंटीक कलेक्शन में ऐड करने के लिए। इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं डार्क वेब को सर्व करता हूँ और देखते हैं कि वहां पर ऐसी कैसी कैसी चीजें हैं जो कि इस दुनिया से परे हैं, जैसे कि मेरा दोस्त बता रहा था। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि उसे टॉर ब्राउजर को चलाना सिखाता है। वो उसे बताता है कि तुम डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हो। एंड इसके बाद वो टॉर ब्राउजर को एक्सप्लोर करता है, वहां पर डार्क वेब को सर्व करने लगता है। शुरुआत में उसको कुछ भी ज्यादा खास नहीं मिलता। वहां पर सिर्फ इलीगल मार्केट प्लेसेस थी जहां पर गन्स और ड्रग्स मिल रहे थे। वहां पर कुछ फेक आईडीज भी मिल रही थी उसको। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, कभी भी साइमन ने डार्क वेब पर ये चीज सर्च नहीं की थी कि वो कुछ एंटीक सामान या फिर कुछ मिस्टीरियस चीजें देख रहा है। लेकिन उसके पास फिर भी एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें लिखा था द फॉरगॉटन आइटम्स ऑक्शन। इसके बाद वो इस साइट को खोलता है एंड वहां पर जो साइट की टैगलाइन थी वो ये थी कि इस साइट पर तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि इस दुनिया में तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाली। इसने साइमन का इंटरेस्ट इस साइट में और यहाँ से कुछ खरीदने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा दिया था। उसने इस साइट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया एंड उसकी नजर एक चीज पर आ गई जिसका टाइटल था द कर्ज पेंटिंग, यानी कि एक श्रापित पेंटिंग। और इस ऑक्शन के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि जो पेंटिंग है ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है और जो भी इस पेंटिंग में देखेगा उसकी रूह हमेशा के लिए ही इस पेंटिंग के अंदर फंस जाएगी एंड वो अपनी स्पिरिट से हाथ धो बैठेगा। साइमन को सिर्फ ये लगता है कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है, क्योंकि उस पेंटिंग की प्राइस ज्यादा नहीं थी एंड अपनी कलेक्शन के लिए उसे कर्ज पेंटिंग का आइडिया बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा था। वो एक पुरानी पेंटिंग थी जिसका फ्रेम हल्का हल्का टूटा हुआ था, ब्रोकन था, और उस पेंटिंग में एक अजीब सी ही एनर्जी थी। साइमन उस पेंटिंग को खरीद लेता है और उस पेंटिंग को देखने के बाद साइमन को कुछ उसमें खास एनर्जी फील नहीं होती। वो अपने एंटीक कलेक्शन वाले रूम में उस पेंटिंग को रख देता है एंड इसके बाद वो अपने और कामों में लग जाता है। लेकिन उस रात जब वो अपने कमरे में था तो उसे कुछ अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। जिस एंटिक रूम में उसने उस पेंटिंग को रखा था वहां से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां पर बात कर रहा हो फुसफुसाहट में। पहले उसने इस आवाज को इग्नोर किया एंड उसे लगा कि ये सब सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है। लेकिन जब अब धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी तो वो उस एंटीक रूम में जाता है अपने, जहाँ पर उसकी बहुत सारी कलेक्शंस थी। एंड जैसे वहां पर जाकर उसने लाइट ओपन करी वहां की तो वो आवाजें बिल्कुल ही रुक गई थी। साइमन ने सब कुछ अंदर जाकर चेक किया लेकिन वहां पर उसे सब कुछ सामान्य ही मिला। जो पेंटिंग थी वो अपनी उसी जगह पर थी जहाँ पर उसने वो रखी थी, बिल्कुल जैसे कि वो वहां पर छोड़ कर गया था उसको, अनटच्ड एकदम। लेकिन उसने एक बहुत ही वियर्ड सी चीज नोटिस करी उस पेंटिंग में। जो पेंटिंग थी उसका फ्रेम हल्का टूटा हुआ था एंड वहां पर जो पेंटिंग का कांच था उसमें हल्का सा ना फॉग लगा हुआ था उस मिरर में जो पेंटिंग का शीशा था। एंड जब साइमन उस पेंटिंग के मिरर से उस फॉग को हटाता है तो वो एक चीज वियर्ड सी नोटिस करता है। ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान वो पेंटिंग खींच रही है अपनी तरफ। एंड जो पेंटिंग थी वो कुछ इस टाइप की थी, उसमें एक औरत की फोटो थी, एक उसके बच्चे की और एक आदमी की। उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये सच में कर्ज पेंटिंग तो नहीं। लेकिन एक पल के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये सब मेरा वहम ही होगा, क्योंकि मैंने एक तो डार्क वेब से खरीदी है पेंटिंग एंड
ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे तो, एंड ये सिर्फ मेरा वहम ही होगा। वो अपना ध्यान वहां से हटा लेता है, लेकिन जो इस पेंटिंग का सच था वो कुछ और ही था। उस रात के बाद जो चीजें थी वो और भी ज्यादा अजीब होने लग गई थी। साइमन अपने दोस्त को बताता है कि जब भी वो उस एंटीक रूम में जाता है अपने एंड उस पेंटिंग के आसपास से भी गुजरता है तो उसको एक वियर्ड सी ठंडी लहर महसूस होती है वहां पर। एंड कभी कभी तो उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसके पीछे जरूर खड़ा हुआ है। एंड जब भी वो उस पेंटिंग में देखता है तो वो उस औरत की आंखों में देखता ही रह जाता है। ऐसा लगता है कि वो उसको अपनी तरफ बुला रही है। लेकिन वो चीज ये नोटिस करता है कि धीरे धीरे जो पेंटिंग है उसमें जो पोजीशन है ना, जैसे कि राइट में औरत खड़ी है तो वो लेफ्ट में कभी कभी मूव हो जाती है। उसको मूवमेंट लग रही थी इस पेंटिंग में। लेकिन एक चीज उसे बहुत ज्यादा ऑड लगती थी कि ये परिवार नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि ये कुछ लोग हैं जो कि इकट्ठा हो रखे हैं इसमें, क्योंकि जो छोटे बच्चे की फोटो थी वो एक ब्लैक बच्चा था, एक अफ्रीकन बच्चा है। जो मॉम एंड डैड थे वो एक अमेरिकन लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये पेंटिंग किसी परिवार की नहीं बल्कि रैंडम लोग इस पेंटिंग में खड़े हुए हैं। एंड उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो बहुत ही ज्यादा अलग था। वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। जैसे कि एक परिवार में लोग रहते हैं तो मैच करते हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल। एक बच्चे ने जैसे एक फार्म की ड्रेस पहनी हुई थी एंड जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिल्कुल ही अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। तो एक फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था ये रैंडम लोग हैं इस पेंटिंग में। लेकिन अब वो अपने दोस्त को ये बताता है कि उसके अंदर अब डर आ रहा है इस पेंटिंग को देखकर। एंड वो थोड़ा सा हॉरिफाइड भी महसूस कर रहा है। और अब ना रात आती है जब वो सोने के लिए जाता है और इसके बाद उसे उस एंटीक रूम से, जहां पर उसका एंटीक रूम होता है, वहां से बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। इसलिए वो फटाफट से जाता है वहां पर देखने की कोई चोर तो नहीं आ गया यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे एंटीक चीजें थी वहां पर एंड चोरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई थे। तो वो वहां पर जाकर देखता है जो पेंटिंग थी वो बिल्कुल ही कमरे के बीच में खड़ी हुई थी अपने आप। उसका फ्रेम ऐसा लग रहा था किसी ने वहां पर लगाया हो, वहां पर खुद प्लेस किया हो एकदम सेंटर में, जबकि वो राघव ने एकदम लास्ट में प्लेस करी थी। वो ना अपने पूरे घर को सर्च करता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो सीसीटीवी भी चेक करता है, वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। और अब वो समझ चुका था कि इस पेंटिंग के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो डार्क वेब पर जाता है एंड दोबारा से वो साइट खोलता है, लेकिन उस साइट पर उसका नामो निशान ही नहीं था डार्क वेब पर, जैसे कि कभी वो वहां पर थी ही नहीं। एंड अब वो 100% श्योर था कि वो किसी कर्स का शिकार बन चुका है। थोड़े दिन बीत जाते हैं एंड एक दिन वो सुनता है कि उसके कमरे के बाहर किसी के स्टेप्स की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई चल रहा हो वहां पर। एंड जब वो वापस जाता है तो वो देखता है जो पेंटिंग है उसको जो ग्लास था उसके फ्रेम का वो बिल्कुल ही टूट चुका था। एंड वो ये चीज देखता है कि जो औरत थी उस पेंटिंग में वो वहां पर थे ही नहीं। वो उस पेंटिंग से गायब हो चुकी थी, लेकिन जो सामने एक छोटा बच्चा और एक आदमी खड़ा था वो वहीं पर थे। एंड उस रात वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने कमरे में लॉक हो जाता है डर के मारे। वो अपने कमरे में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली उसे ये फीलिंग आती है कि उस कमरे में वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास से शैडो इधर उधर कोई ना कोई तो जा रही है, मूवमेंट कर रही है। एंड थोड़ी देर बाद उसके साथ ऐसी चीज होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। साइमन अपने बेड पर बैठा हुआ था एंड सडनली उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। एंड एकदम से हाथ से पुश करते हुए उसे कोई दीवार की तरफ ले जाता है उसका गला पकड़ते हुए। एंड साइमन अब फ्लोर से थोड़ा ऊपर हाइट पे था, वो हवा में उड़ रहा था एंड ऐसा लग रहा था कोई ना कोई एंटिटी तो है जो कि उसका गला दबा रही है। एंड थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा होता। वो जैसे तैसे करके किसी न किसी को तो फोन करता है कि मेरे घर पर फटाफट से आ जाओ। एंड अब वो रास्ते में ही थे जो आने वाले थे उसके दोस्त वगैरह। एंड अब साइमन बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था। उसके दोस्त वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तो वो उसे उस एंटीक रूम में ले जाता है। एंड उसके दोस्त ने वो पेंटिंग देखी थी तो वो उस अपने दोस्त को एंटीक रूम में ले जाता है। वहां पर बोलता है कि देखो उस पेंटिंग से वो औरत गायब हो रखी है। लेकिन जैसे ही वो उस एंटीक रूम में जाते हैं दैट पेंटिंग वॉज जस्ट लाइक बिफोर, जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी भी वो पेंटिंग थी। उसमें जरा सा भी कांच नहीं टूटा हुआ था और वो औरत की जो फोटो थी वो वापस से उस पेंटिंग के अंदर थी। एंड ये देखकर साइमन बिल्कुल ही दिमागी संतुलन खो देता है अपना। वो बिल्कुल डर जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। उसका दोस्त कहता है तुम्हें डार्क वेब नहीं चलाना चाहिए था, क्या पता तुमने कुछ क्रीपी सी चीज देख ली जो कि तुम्हारे दिमाग में अब बैठ चुकी है और तुम्हें अब अलग अलग विजन्स हो रहे हैं। एंड साइमन समझ चुका था कि वो किसी को भी ऐसी चीज बताएगा तो वो मानेगा नहीं। एंड अब वो इस कर्स का शिकार हो चुका है। लेकिन अभी कहानी बाकी है। साइमन को लग रहा था कि वो बस पागल ही हो चुका है, उसको सिर्फ वहम हो रहा है ये सब। एक रात की बात है जब साइमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो क्योंकि सो नहीं पा रहा था बहुत दिनों से, उसे आवाज आती रहती थी अपने एंटीक रूम से, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ये फैसला करता है कि वो उस पेंटिंग को डिस्पोज कर देगा। लेकिन जब वो उस पेंटिंग को उठाकर रात को अपने घर से बाहर जाता है उसे फेंकने के लिए, तो एक इतनी खौफनाक चीज होती है कि आप सोच नहीं सकते। उस पेंटिंग का मिरर सडनली टूट जाता है फ्रेम का एंड वहां से एक हाथ बाहर आता है जो कि एक लड़की का हाथ लग रहा था। एंड वो साइमन का हाथ पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है अपने साथ। साइमन जितना जोर लगा रहा था बचने के लिए वो उतना ही ज्यादा अंदर जाता जा रहा था। उसके सामने अब एक ऐसा पोर्टल था, एक ऐसी दुनिया का जो कि पेंटिंग के अंदर थी। एंड ये बहुत ज्यादा खौफनाक दुनिया थी। एंड इसके बाद साइमन वहां से गायब हो जाता है एंड वो पेंटिंग वहीं पर गिरी रह जाती है। लेकिन अगले दिन जब उसका दोस्त वहां पर उसे देखने आता है
कि साइमन से चलो मिलने जाते हैं। एक ग्रुप जाता है उनके फ्रेंड्स का, तो साइमन वहां पर होता ही नहीं। साइमन का जो घर का गेट था वो भी खुला हुआ था। साइमन कभी भी ऐसे अपने एंटीक रूम को खुला नहीं छोड़ता था, ना ही अपने घर को, क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्रीशियस चीजें थी जो कि चोरी हो सकती थी। जब उसके दोस्त ढूंढते हैं, उसको फोन करते हैं, तो उसका फोन भी वहीं पर पड़ा होता है। लेकिन एक चीज थी जो उसके दोस्त देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, खासकर वो दोस्त जो कि साइमन को ये कह रहा था कि तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है, कि तुम्हारे दिमाग में कुछ डर बैठ चुका है। वो ये देखता है कि पेंटिंग के अंदर उस औरत, आदमी और बच्चे के साथ साइमन भी था। एंड ऐसा लग रहा था कि साइमन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साइमन उस पेंटिंग के अंदर अब फंस चुका था, एक कर्ज की तरह। वो पेंटिंग रियल कर्ज पेंटिंग थी। तो दोस्तों ये एक कहानी थी एक ऐसे आइटम की जो कि साइमन डार्क वेब से मंगाता है। एंड वो आइटम रेयर नहीं बल्कि एक कर्ज आइटम था। तो मैं बताना चाहूंगा, डार्क वेब से हमें ऐसी चीज मिलती है जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा परे हो, तो कभी भी ऐसी चीजें ना खरीदे। तो ये जो दूसरी स्टोरी है दोस्तों, इसमें बेंजामिन नाम का लड़का है जिसको कि ड्रिंक कर डार्क वेब पर सर्फ करना इतना ज्यादा भारी पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम बेंजामिन है एंड मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक दिन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता हूँ। एक पार्टी करता हूँ जिसमें मैंने एक्सेस में अल्कोहल पी ली थी, और जब मैं घर पर पहुंचता हूँ तो मैं पूरी ही तरह नशे में होता हूँ। एंड इसके बाद मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, या पता नहीं कैसे करके नशे में मैंने डार्क वेब को खोल लिया, क्योंकि मैं हालांकि डार्क वेब को सर्व करता रहता था। एंड जब मैं डार्क वेब सर्व कर रहा था तो वहां पर मुझे बहुत सारी शेडी वेबसाइट्स मिली, जहां पर कि मैं अपने वजन जितना कोकेन भी खरीद सकता था अगर मेरे पास पैसे होते हालांकि। और वहीं पर नीचे मैं देखता हूँ कि एक पोस्टिंग थी जिसमें कि लिखा था द मिस्ट्री बॉक्स, और इसकी प्राइस थी $250 के आसपास। एंड ना जाने मैंने क्यों इसका डिस्क्रिप्शन खुलकर देखा, उसमें लिखा था कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें लिखा था कि इसमें एक आईपैड भी हो सकता है। एंड सिर्फ यही एक चीज थी जिसने कि मुझे $250 के वर्थ के बिटकॉइन एक रैंडम आदमी को भेजने पर मजबूर कर दिया, जो कि पता नहीं इंटरनेट के किस कोने में बैठा होगा। एंड मुझे हल्का हल्का अभी भी याद है कि मैंने सेलर को एक स्लॉपी सा मैसेज किया था कि मुझे आईपैड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए अगर प्लीज आप आईपैड ही भेजें इस मिस्ट्री बॉक्स में तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड इसके लिए मैंने उसे एक्स्ट्रा $50 भी भेजे, तो टोटली मैंने $300 उसको भेजे थे। एंड मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस चीज का कि मैं इतना बेवकूफ था कि मैंने किसी को भी रैंडम आदमी को ऐसे $300 भेज दिए, वो भी अनट्रेसेबल मनी जो कि मैं और चीजों में यूज कर सकता था। लेकिन ड्रंक आदमी क्या क्या कर दे वो तो आप सोच ही सकते हो। अगले दिन जब मैं उठता हूँ तो मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सर पर माइग्रेन अटैक पड़ रहा हो। एंड इसके बाद मैं शावर लेता हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट करता हूँ। एंड उसी समय मुझे याद आता है कि लास्ट नाइट मैंने क्या क्या किया है। मैं इस चीज को बिल्कुल ही भूल चुका था। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस सर को दोबारा से कॉन्टैक्ट करूँ कि मैं अपना प्लान बदल चुका हूँ, क्या प्लीज आप मुझे मेरे पैसे वापस भेज सकते हो। लेकिन कोई नाइजीरियन प्रिंस आखिरकार मुझे पैसे वापस क्यों भेजेगा। मैंने अपने $300 फुली वेस्ट कर दिए थे एक मिस्ट्री बॉक्स में, जिसमें कि पता नहीं कि आईपैड ही निकले या फिर कोई ईंट वगैरह पत्थर वगैरह भेजे मुझे। इसके बाद जब मैं डार्क वेब पर फिर से जाता हूँ सर को कॉन्टैक्ट करने के लिए रिफंड वगैरह के लिए, तो वहां पर वो साइट होती ही नहीं, वो लिस्टिंग वहां पर थी ही नहीं। और इसके बाद मैं कुछ दिन तक डिप्रेस सा रहता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसी बेवकूफी भरी हरकत कभी भी नहीं करूंगा। और अब काफी हफ्ते गुजर चुके थे एंड मैं इस बात को भूल चुका था। लेकिन सच तो ये था कि मैं इस चीज को याद ही नहीं करना चाहता था कि मैंने इतनी ज्यादा बड़ी स्टूपिड हरकत करी थी। लेकिन फिर जब एक दिन मैं नीचे जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरी ब्रेकफास्ट टेबल है उस पर एक ब्राउन कलर का बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है। शायद ये मेरे डैड ने मेल मैन से लिया होगा जब मैं रेडी हो रहा था अपने काम पर जाने के लिए। एंड मेरे डैड जब ऑफिस के लिए जा रहे होंगे तब उन्होंने ले लिया होगा एंड वो अब ऑफिस जा चुके थे। मैं सच में ऐसे देखकर बहुत ज्यादा अमेज था कि सच में मुझे किसी नाइजीरियन आदमी ने भेजा है एक पार्सल, कि ये सच में आ चुका है। मुझे लग रहा था कि शायद से एक स्कैम होगा, लेकिन चलो कुछ तो आया होगा पैकेज में। एंड मैं इसे खोलकर देखना चाहता था। मैंने जब बॉक्स को उठाया तो वजन थोड़ा उसका अनइवन सा था, लेकिन वो भारी था। ये एक अच्छी निशानी थी कि कम से कम ये एक पैकिंग चिप से नहीं भरा हो। एंड जब मैंने इसकी टेप को खोला तो मैंने देखा अंदर काफी सारे पैकिंग चिप्स ही भरे हुए थे। लेकिन अंदर मैंने जब उसके हाथ डाला तो उसमें एक एनोनिमस सा बहुत ही ज्यादा अजीब सा लाल कलर का स्वेटर मिला। मैंने उसको सूंघकर देखा, न जाने क्यों, लेकिन वो परफ्यूम से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो किसी लड़की का स्वेटर है। जी हाँ, ये इस्तेमाल किया हुआ था। मुझे ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैं डार्क वेब से और क्या क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकता था। फिर मैंने उसे अपने टेबल पर रख दिया। एंड जब मैंने दूसरा हाथ डाला तो उसके अंदर से एक चाबी निकली। एंड वो एक चाबी का सेट था। एंड मैं ये सोच रहा था कि ये पार्सल का हिस्सा हो कैसे सकता है, आखिरकार ये क्या क्या चीज भेज दी इसने मुझे। ये लिटरली ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने कुछ रैंडम चीजें उठाकर सिर्फ एक डब्बे में डाल दी और मेरे को सेंड कर दिया। एंड मुझे लग रहा था कि मैं पागल बन चुका हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। एंड इसके बाद मैंने दोबारा से हाथ डाला तो मुझे एक बैग मिला एंड उसमें एक नोट अटैच था। मैं उस नोट को पढ़े बिना ही जान गया था कि ये क्या चीज है। एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं इसको खोलने के लिए। इसमें ये लिखा था कि ये थोड़ी सी चीज है जो कि तुम्हारी मदद करेगी थोड़ा टाइम गुजारने में। ये एक अच्छा अमाउंट ऑफ वीड था। एंड मैंने आज तक कभी भी इंटरनेट से ड्रग्स नहीं खरीदे थे। एंड मैंने उसके बाद बैग को खोलकर देखा तो ये रियल था। इसमें स्ट्रॉन्ग और स्कंकी सी स्मेल थी, अजीब सी। एंड मैं कह सकता था कि ये अराउंड $70 का होगा। मैं इसे आगे सेल भी कर सकता था अपना मनी रिकवर करने के लिए। इसके बाद मैंने वो उठाकर अपने बैक पॉकेट में रख दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मेरी मॉम यहाँ पर कभी भी आ सकती थी एंड वो देखती तो मेरी शामत आ जाती। और मैं अब आगे का सामान देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड
डेट था, क्या पता मैं अपने सारे पैसे रिकवर कर लूँ, तो फिर मैं अंदर हाथ डालता हूँ तो उसमें ना एक छोटी सी वुडन बॉक्स थी जिसमें की सिल्वर की ज्वेलरी थी कुछ। एंड मैंने उसको चेक किया, मैं देख रहा था कि ये किसी काम की है भी ये नहीं मेरे। एंड उसमें एक नेकलेस और 2 रिंग्स थी एंड मुझे लगा कि शायद चोरी की ही होंगी या फिर किसी पॉन शॉप से खरीदी गई होगी। एंड मैंने इसको उठाकर लाल स्वेटर के बगल में रख दिया। एंड अगला आइटम एक नोट था जो कि शार्पी से लिखा गया था। इसमें लिखा था कि इस चीज की जरूरत तुम्हें जरूर होगी। एंड ये एक छोटी सी बॉक्स थी जिसमें कि ज़ैनेक्स था। ये एक एंजाइटी की मेडिकेशन या फिर टैबलेट्स होती है। एंड मैंने सोचा कि मुझे इस चीज की जरूरत क्या होगी, लेकिन मैं जानता था कि मेरे कुछ दोस्त इस चीज के लिए अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार थे। एंड मुझे लग रहा था कि अराउंड $50 तक मतलब मेरी वैल्यू बढ़ा देगा ये रिफंड की। अब तक टोटल $130 मेरे पास हो चुके थे। एंड मैं एक बात सच कहूँ, मैंने डार्क वेब से अपना आधा ही पैसा खोया था, आधा मैं रिकवर कर सकता था, तो मैं अपने आप को थोड़ा लकी मान रहा था। एंड अब मैंने दोबारा से उस बॉक्स में हाथ डाला एंड जब इस बार मैंने उस सामान को उठाया ना तो वो थोड़ा भारी लग रहा था। एंड होली शिट की एक आईपैड था। ये थोड़ा स्क्रैच था लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन नहीं था, ये काफी ज्यादा हल्का और पतला था, शायद ये एक एयर 1 था। मैं बहुत ज्यादा खुश था। एंड तभी मैं देखता हूँ कि मेरी मॉम वहाँ पर एंटर हो जाती है उस हॉल में। वो कहती है कि हे बेटा तुम्हें कोई पैकेज मिला है क्या? मैंने कहा हाँ, और मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था क्योंकि मेरे बैक पॉकेट में वीड का पैकेट रखा हुआ था। एंड वो एकदम से एक चीज कहती है ऐसी जो कि देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। वो कहती है कि हे तुम्हें मेरा स्वेटर मिल चुका है। वो खुश होकर कहती है कि तुम्हें मिला कहाँ पे था? उसके बाद तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। एंड उन्होंने स्वेटर को उठाते हुए उसकी के सेट को भी उठा लिया जो कि मुझे उस बॉक्स के अंदर से मिला था। एंड फिर वो वहां से चली गई। लेकिन जाते हुए उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये क्या है, और मैंने बिना सोचे हड़बड़ाहट में कह दिया कि ये आईपैड मेरे दोस्त का है, मैं अपने दोस्त से बोरो करके लाया हूँ ये। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा क्या? मैं आईपैड की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स यहाँ पर कर क्या रहा है? और मैं अपनी मॉम को देखता ही रह गया। मैं एकदम बेचैन हो चुका था और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में कह रही थी कि मुझे जवाब दो, ये बॉक्स यहाँ पर कर क्या रहा है? मैंने सच सच कह दिया कि ये इस पैकेज में था, मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे आया, ना ही ये स्वेटर का पता, ना ही आपकी की सेट का जो आपने उठाया, ये सब इसी बॉक्स से निकला है। फिर मॉम मुझ पर शक करती है कि क्या तुम इसको बेचने वाले थे? मैंने कहा नहीं मॉम, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सच में इस बॉक्स से निकला है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती हैं कि तुम अपने डैड को आने दो एंड जीसस बेंजामिन तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो अब। और मैं अपनी मॉम से कहता हूँ कि सच में मैंने इसे इंटरनेट से ऑर्डर किया था। एंड मेरी मॉम कहती है कि सच में मैं विश्वास करूंगी कि तुमने मेरे ज्वेलरी बॉक्स को और मेरे एग्जैक्ट टॉप स्वेटर को तुमने इंटरनेट से ऑर्डर किया है। शर्म आनी चाहिए तुमको। मैंने कहा एक मिस्ट्री बॉक्स था, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात एकदम मेरी यूजलेस एंड ब्रेनलेस लग रही थी। मेरी मॉम कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब अजीब बातें करते हो, मुझे लग रहा है तुम ड्रग्ड हो एंड चलो तुम अपने रूम में जाओ अब। एंड मैं अपने मॉम से कहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अब 18 ईयर्स का हूँ। तो मेरी मॉम कहती है कि जब तक तुम हमारी छत के नीचे हो तब तक तुम हमारे रूल्स फॉलो करोगे। एंड इसके बाद मैं आईपैड लेके अपने ऊपर कमरे में चला जाता हूँ बहुत ज्यादा सैड होकर। एंड मैं ऊपर जाकर वो आईपैड को खोल कर देखता हूँ। एंड मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज लगती है कि अभी तक उसमें पावर थी, उसमें बैटरी थी अभी तक और वो ऑन हो रहा था। एंड जब मैंने इसे स्वाइप कर अनलॉक किया तो इसमें मुझे कुछ सिस्टम ऐप नजर आए, लेकिन ये कुछ खास नहीं था। मैंने ईमेल ओपन करके देखा उस आईपैड का एंड मुझे लग रहा था कि आईपैड चोरी का है क्योंकि इसमें बहुत सारा पर्सनल डेटा भी था। एंड इसके बाद मैंने गैलरी चेक करी तो वहां पर दर्जनों फोटो थी। जब मैंने पहली फोटो को टैप किया तो एक शॉट था एक स्ट्रीट का जहाँ पर बहुत कम लाइटिंग थी। एंड इसके बाद मैं स्वाइप कर रहा था तो बहुत सारे घर आ रहे थे, कॉलोनी आ रही थी, मुझे देखी देखी सी लग रही थी। जब मैंने एक और स्वाइप किया तो एक घर की फोटो आई मेरे सामने जो कि देखा देखा से लग रहा था, बहुत ज्यादा सिमिलर था। और उसके बाद थोड़ी फोटो और ज्यादा जूम होती है, वहां पर देखता हूँ कि एक दरवाजा था जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर देखा देखा से लग रहा था। मैं देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता हूँ कि ये तो हमारा ही घर था। वहां पर दर्जनों ऐसी फोटो थी जो कि मेरे मॉम डैड और मेरी थी। उस फोटो में आई हुई फ्लोरिंग से लेके घर से लेके हर एक चीज हमारे घर की फोटोज थी। दीवारों पर फैमिली पोर्ट्रेट्स की फोटो थी जो कि मेरे मॉम डैड के साथ मेरी फोटोज थी। मेरे डैड सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे, उस चीज की फोटो भी उस आईपैड में थी। एंड उसमें मैं जब स्वाइप करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि और ज्यादा फोटोज थी जिसमें कि एक आदमी जिसने कि पूरे ब्लैक ग्लव्स पहन रखे थे मेरी मॉम के कमरे में था जब मेरी मॉम बेड पर सो रही थी। एंड वो सामने से उनका एक रेड टॉप उठा लेता है एंड वहीं से वो उस ज्वेलरी बॉक्स को भी धीरे से ड्रॉर खोल के निकाल लेता है। एंड इसके बाद एक और फोटो थी जिसको देखकर मैं डर गया जो कि मेरे खुद की फोटो थी। एंड अब जब मैं धीरे धीरे उस फोटो को स्वाइप कर रहा था तो मुझे एक और फोटो मिली जो कि जस्ट मेरी रीसेंट फोटो थी जब मैं आईपैड को अपने कमरे में बैठकर चला रहा था। एंड वो फोटो मेरे विंडो से ली गई थी। जैसे ही मैं अपने विंडो की तरफ देखता हूँ तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन मेरी विंडो खुली हुई थी। एंड इसके बाद मैं अपने मॉम डैड को क्या बताता ये मैं सोच नहीं सकता था। मैं फटाफट से अपने वॉशरूम में अपने आप को बंद कर लेता हूँ। एंड हाँ, अब मैं अपने पीछे से वो ज़ेनन टैबलेट्स निकालता हूँ जो एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ। एंड अब मैं उन टैबलेट्स को खाता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका था कि मैं सोच नहीं सकता था, इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। एंड हाँ, मैं ये नोट पढ़ सकता था कि तुम्हें इन टैबलेट्स की ज़रूरत होगी, उसमें सच लिखा हुआ था। एंड ये चीज़ मैं आज तक फील करता हूँ कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। एंड ये स्टोरी हमें रेडिट से मिली थी। आज भी वो जो यूज़र है
वो अपनी और भी स्टोरीज पोस्ट करता रहता है डार्क वेब की कि उसके साथ आगे क्या हो रहा है। अगर आपको जानना है कि उसके साथ आगे क्या हुआ था तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा। एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ये क्रीपी स्टोरीज एकदम रियल है 100%, क्योंकि ये लोगों के द्वारा ही शेयर करी गई हैं। एंड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि मैं डार्क वेब की स्टोरीज को ऐड कर रहा हूँ जो भी अपने चैनल पर रिलीज करता हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। एंड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है अर्बन लेजेंड्स के बारे में, जो कि एक कंबाइंड वीडियो होगी जिसमें आपको मैं 5 अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा जो कि जापान के हैं। इनमें बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स आते हैं जिनकी स्टोरी सुनकर आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे। एंड उसके साथ ही मैं उनमें एक रियल एनकाउंटर भी मेंशन करूंगा उन्हीं अर्बन लेजेंड्स का, जो कि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर स्टोरीज निकाली हैं, बहुत सारे आर्टिकल से, बहुत सारी वेबसाइट से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग आगे ऐसी वीडियोस देखते रहो। थैंक फॉर सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।